अपना 100% दो और ये मत सोचो कि क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा। वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि भगवान देख रहा है कि आपने क्या किया है, मतलब कितनी मेहनत की है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सीएस सुदेश गुप्ता। मीट दी चैंपियन के फोर्थ एपिसोड में आज हमारे साथ हैं दीपिका दयाल जी, यमुनानगर हरियाणा से। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के सीएस प्रोफेशनल एग्जाम में दीपिका ने ऑल इंडिया रैंक 6 अचीव की थी और सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 7 अचीव की थी। आज हम दीपिका से जानेंगे उनकी सक्सेस जर्नी के बारे में और उनकी एग्जाम के लिए बनाई गई स्ट्रेटेजी के बारे में। सो वेलकम टू द शो दीपिका। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। तो दीपिका, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपने ये सीएस एग्जाम में जब एडमिशन लिया तब क्या सोचा था, और ये आइडिया कैसे आया कि सीएस कोर्स में ही एडमिशन लेते हैं। सर एक्चुअली मैंने जो सीएस है वो अपनी बीकॉम के बाद स्टार्ट करी थी। ओके। तो लाइक होता है ना, बीकॉम के बाद आप क्या करना चाहोगे, तो मेरे पास एक्चुअली तीन ऑप्शंस थे। यस। सीए, सीएस एंड एमबीए का। तो दैट टाइम आई हैव completed माय बीकॉम। दैट year was 2020 and that was covid year. यस। And I have three options, like तो MBA, if I will go with MBA, then मुझे ये था अगर मैं MBA करती हूँ तो मुझे लाइक ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह होता, तो मैं कॉलेज जा नहीं पाती क्योंकि सारे कॉलेजेस उस वक्त बंद थे। अगर मैं सीए चूज करती तो सीए में आर्टिकलशिप, एक्चुअली क्या होता है ना, ग्रेजुएशन के बाद अगर आप डायरेक्ट एंट्री लेते हो तो आपको आर्टिकलशिप साथ के साथ स्टार्ट करनी होती है। राइट। एंड सीएस में मैंने ये सुना था कि आप एग्जाम्स दे सकते हो, आफ्टर एग्जाम्स आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो। देन इसी वजह से मैं सीएस के साथ मैंने सीएस स्टार्ट करी। और एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड भी थी कॉलेज में जो सीएस कर रही थी, तो मैंने जस्ट फिर इन सब को देखते हुए, इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने सीएस स्टार्ट कर दी। और हमने देखा कि आपकी ऑल इंडिया रैंक एग्जीक्यूटिव में भी है, प्रोफेशनल में भी है। तो क्या आप बचपन से ही स्टूडियस स्टूडेंट रही हैं, या आफ्टर कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि आपको पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। नहीं सर, मैं एक्चुअली 10th और 12th में टॉपर थी अपनी क्लास में। ग्रेट। फिर 12th के बाद मुझे हुआ कि मैं क्या करूं, देन मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं था। मैंने अपने होम टाउन मतलब यमुनानगर में ही यस। एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया बीकॉम के लिए। एंड वो 3 साल मेरे लिए जस्ट लाइक कह देते हैं ना कि टाइम पास है। मेरा कोई लाइफ में एम नहीं था, गोल नहीं था, तो मेरे 3 साल बस ऐसे ही गुजारे हैं मैंने, जैसे मतलब मस्ती की है यस। मैंने यस। कॉलेज में। तो फिर कॉलेज के बाद जब मैंने सीए स्टार्ट करी तो एक्चुअली ये क्या होता है ना कि मुझे एक गोल मिल गया, मुझे एक एम मिल गया कि हाँ मुझे लाइफ में अब कुछ करना है। तो उस टाइम से मेरे को फिर से थोड़ा पढ़ाई का और ज्यादा हो गया। देन मैंने अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंसी के साथ करी और रिजल्ट मतलब अच्छा रहा। सो एग्जाम के लिए क्या स्ट्रेटजी बनाते थे, कैसे पढ़ाई करते थे, क्या टाइम देते थे, कितना। सर एक्चुअली मैंने जब स्टार्टिंग में मुझे कोई आइडिया नहीं था, सिर्फ मुझे जब मैंने सीएस स्टार्ट करी तो मुझे सिर्फ ये पता था कि सीएस जो है ना वो लॉ बेस्ड होता है। यस। तो आपको मुझे लॉ का इतना आइडिया भी नहीं था। तो जब मैंने सीएस में एंट्रेंस लेना था तो मैंने मतलब हर एक सब्जेक्ट की मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, लाइक पेन ड्राइव लेक्चर्स, क्योंकि उस टाइम पर अवेलेबल था, तो मैंने पेन ड्राइव लेक्चर्स लिए थे। तो जितने भी मैंने मुझे, लेकिन स्टार्टिंग से मुझे ये था कि मुझे अगर देने हैं तो मैं दोनों ग्रुप, लाइक एग्जीक्यूटिव भी मैं यस। दोनों ग्रुप एक साथ दूंगी, मैं एक एक करके नहीं दूंगी। क्यों, तो मैंने सारी क्लासेस एक साथ ली थी। तो मैंने सिर्फ ये डिसाइड किया था कि मैं एक दिन में लाइक 4 to 5 लेक्चर्स हर एक सब्जेक्ट का एक एक लेक्चर्स में अटेंड करूंगी। तो मैं और मेरा ये था, मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं इतने टाइम में अपने लेक्चर्स कंप्लीट करूंगी, ताकि मुझे बाद में जब एग्जाम टाइम के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए मेरे पास सफिशिएंट टाइम हो और मेरी रिवीजन अच्छे से हो सके। तो मेरा लाइक एक रफ प्लान था ऑलरेडी स्टार्टिंग से। तो जब आपने लेक्चर्स लिए तो आपको साथ में कोचिंग के मटेरियल्स भी मिले होंगे, तो यस सर। उन कोचिंग के मटेरियल्स के साथ आपने स्टडी की। तो स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट का होता है वो कितना आपने उसका यूज किया, और कितना उसके आपके एग्जाम स्ट्रेटजी में फायदा मिला। सर अगर आप मैं देखूंगी तो आईसीएसआई का अगर मॉड्यूल अगर हम कर लेते हैं ना तो वो यस। सफिशिएंट होता है। क्योंकि मेरे पास जो भी टीचर्स ने मुझे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रखा था, मैंने उसके साथ साथ अपने मॉड्यूल को भी साथ साथ कैरी किया था कि अगर कोई इनकेस अगर कोई टॉपिक कवर नहीं होता है क्लास में, तो वो मैं मॉड्यूल में चेक करती थी कि ये टॉपिक, सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं नहीं हो। अगर कोई टॉपिक रह जाता था तो मैं वो मॉड्यूल से साथ के साथ कवर करती थी और उसके साथ के साथ शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लेती थी, ताकि मुझे या फिर रेफरेंस वगैरह के थ्रू मैं उसका मतलब इतना होता था कि एग्जाम टाइम में मैं कुछ भी
छोड़ के ना जाऊं। और जब हम एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उस एग्जाम के पार्ट का, तो वो कैसे आपने प्रिपेयर किया, कैसे उसकी स्ट्रेटजी बनाई? सर आंसर राइटिंग एक्चुअली मैंने थोड़ा सा ट्राई किया था स्टार्टिंग में कि मैं साथ के मतलब जैसे जैसे एक या दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती रहूं, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम टाइम पास आता है ना वैसे वैसे थोड़ा सा मतलब आंसर राइटिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। यस। तो मैंने जितना हो सका रिवीजन पर ज्यादा फोकस किया था एज कम्पेयर टू राइटिंग। अब आपने रिवीजन की बात की तो हम इस पे भी जानना चाहेंगे कि एक सब्जेक्ट के लिए कितना टाइम एनफ होता था आपके लिए रिवाइज करने के लिए एग्जाम से पहले? सर टाइमिंग का तो मैं नहीं बता सकती। जैसे फर्स्ट रिवीजन होता है तो उसमें आपको मतलब थोरों में आपको सब कुछ स्टडी करना होता है थोड़ा डीप में। तो फर्स्ट रिवीजन हमेशा ज्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू सेकंड और थर्ड। जैसे जैसे आप मतलब बार बार उसको रिवाइज करते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो टाइम का मैं नहीं कह सकती कि कितना। कोई कोई चैप्टर अगर कोई ज्यादा ही बड़ा चैप्टर है तो वो 1 से 2 दिन भी ले जाता है अगर। और इस प्रिपरेशन में जो टाइम मैनेजमेंट का रोल होता है वो बहुत बड़ा रोल होता है, तो कैसे आप अपना टाइम डिवाइड करते थे स्लीपिंग के लिए, ईटिंग के लिए और भी डेली रूटीन एक्टिविटीज प्लस स्टडी के लिए? सर टाइमिंग का ये होता था जैसे मैं जब भी जैसे सुबह उठती हूँ, मैं यस। सुबह उठते ही अपनी टू डू लिस्ट बनाती थी कि मुझे अगर मैं लेक्चर्स मुझे लाइक स्टार्टिंग में मुझे लेक्चर्स कंप्लीट करने होते हैं तो मुझे आज इतने लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, मुझे इस सब्जेक्ट का रिवाइज करना है, मुझे कुछ भी मतलब मैं अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करती थी सुबह उठते ही। और फिर बाद में जैसे लेकिन जैसे ही आप टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हो ना और रात को आप देखते हो कि हाँ मैंने ये सारा काम कंप्लीट कर लिया तो वो अलग ही सेटिस्फेक्शन होता है राइट। आपकी लाइक और आपको नींद भी अच्छी आती है। और रहा टाइम मैनेजमेंट की बात तो कभी कभी ना जैसे स्ट्रेस हो जाता है कि हम मैंने इतना सुबह कुछ लिखा था टू डू यस। डायरी में मुझे ये कंप्लीट करना है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाता तो स्ट्रेस आता है। तो उसको भी थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा उसके लिए मैं कभी कभी ब्रेक ले लेती थी, चलो आज नहीं हुआ तो मैं कल और अच्छे से लाइक थोड़ा सुबह जल्दी उठ जाऊंगी लेकिन मैं इसको कंप्लीट करूंगी तक। आपने सीएस ज्वाइन किया होगा, आपने सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स चेक की होंगी, उसमें काफी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो ऐसा तो नहीं कभी थ्योरेटिकल पढ़ते पढ़ते बोर हो जाता है माइंड की कितना थ्योरी पढ़ना पड़ रहा है? नहीं सर थियोरटिकल में ना जैसे हमारा पास सीएक्स एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ लॉ बेस्ड यस। सब्जेक्ट्स ज्यादा है। यस। तो लॉ में क्या होता है ना जैसे जैसे मैंने सीएस में मैं एंटर की तो मुझे पता चला लॉ का इंटरप्रिटेशन जब हम उसका यस। इंटरप्रिटेशन निकालते हैं ना तो उसमें मजा ही अलग होता है। तो उसमें मुझे मुझे ना कभी ये नहीं हुआ कि बोरिंग हुआ है, लॉ से रिलेटेड अगर कुछ भी है तो मुझे उसमें बोरिंग कभी फील नहीं हुआ। और रहा जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में आपको इम्पोर्टेंट है कि आप अपने शॉर्ट नोट्स या अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ ताकि एग्जाम टाइम में आपको वो चीज हेल्पफुल करती है। क्योंकि आप एक दिन में सारा सिलेबस बुक से तो आप नहीं पढ़ सकते। राइट। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स है अपने हैंड रिटन नोट्स है तो आपको पता होता है कि हाँ मैंने ये चीज अपने हाथों से लिखी है ना। तो वो आपके माइंड में होता है ये चीज कि हाँ मैंने ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है और इसमें ये लिखा हुआ है। तो इसमें मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जब आप सीए सीएस सीएमए के बारे में पता कर रहे थे, सीए में बहुत सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, थ्योरेटिकल कम होता है, सीएस में लॉ बेस्ड सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल्स बहुत कम सब्जेक्ट्स हैं, तो जब आपने सीएस चूज किया और प्रैक्टिकल्स कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए प्रिपरेशन कैसे की? सर प्रिपरेशन में एक्चुअली मेरा प्रैक्टिकल में भी स्टार्टिंग से थोड़ा इंटरेस्ट रहा है। जी। मैं जब अपने ट्वेल्थ में कॉमर्स थी मेरे पास तो मेरा अकाउंट्स में इकोनॉमिक्स में इसमें भी मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आते थे उस टाइम पर। तो प्रैक्टिकल में भी मेरा लाइक ये था क्योंकि ये हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड थे तो जितनी इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सबसे पहले अगर हम कोई भी चैप्टर लेते हैं लाइक इनकम टैक्स में लेते हैं या फिर अकाउंट्स में लेते हैं पहले उसका प्रोविजन उस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे ही अगर मेरा वो मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है उसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया मैंने चैप्टर थ्योरी वाइज। तो उसके बाद जब मैं उसके क्वेश्चन करती हूँ मैं सारे हर जगह से जो भी मुझे उसके क्वेश्चन मिलते हैं मैं उसको साथ साथ कंप्लीट करती थी। जैसे फिर चाहे वो टीचर्स के प्रोवाइड किया स्टडी मटेरियल था या फिर स्कैनर के क्वेश्चन थे या फिर पास्ट ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ रखे थे उस चैप्टर से रिलेटेड वो सारे साथ के साथ कंप्लीट करना। तो मुझे पता चल जाता था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो इससे ये चीज बहुत बेनिफिशियल होती है और अगर एक बार आप सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपको आपको ना अपने आप ही कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैंने मेरा ये चैप्टर हो गया तो अब मैं इसको इजीली एग्जाम में टैकल कर पाऊंगी अगर कैसा भी क्वेश्चन आएगा। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की आपने बात की, तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जो रिटन एग्जाम्स होते हैं उसमें तो ऑप्शन होता है, थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्टिव आंसर कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड में टू द पॉइंट जो भी ऑप्शन चूज करना है वही ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रिपरेशन और ये स्ट्रेटजी फॉलो की आपने? सर उसके लिए सच कोई प्रिपरेशन नहीं लाइक जैसे कोई भी मेनली हमारे पास एमसीक्यू बेस्ड जो एग्जाम्स होते थे यस।
उसमें थियोटिकल पार्ट ज्यादा आता था एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल पार्ट क्वेश्चंस में। तो मोस्टली वहां पे कवर हो जाता था। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में, वो मैंने जितना भी लाइक थोड़ा नियरेस्ट है, मतलब जो भी मेरा आंसर निकल आया है और वो नियरेस्ट है, जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं, तो मैं उस पर टिक कर आती थी। और कोई फैमिली में सीए, सीएस, सीएमए मेंबर या रिलेटिव्स में जिसने आपको इस जर्नी में सपोर्ट किया हो या गाइडेंस दिया हो? सर एक्चुअली मेरी कजन सिस्टर है, वो चार्टेड अकाउंटेंट है। तो उन्होंने मुझे थ्रू आउट माय सीएस जर्नी, उन्होंने मुझे एक्चुअली में बहुत हेल्प किया। लाइक वो होता है ना, वो बचपन से ही मेरे मतलब उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, इंस्पायरिंग फैक्टर स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही कह सकते हैं आप। और सीएस में बहुत में एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, 8 से 9 दिन लगातार पेपर होते हैं, तो वो कैसे स्ट्रेस मैनेज करते थे, कैसे उसकी प्रिपरेशन करते थे? सर वो स्ट्रेस तो एक अलग ही लेवल का होता है क्योंकि जब 9 के 9 एग्जाम से एक साथ देने, और रातों को नींद, मतलब नींद तो उड़ी जाती है, आती ही नहीं है। और थोड़ा सा अनइजीनेस भी फील होता है एग्जाम्स टाइम पर। तो उस टाइम पर मतलब थोड़ा सा मैं सॉन्ग या फिर जो म्यूजिक है थोड़ा वो सुनकर अपने आप को, मतलब स्ट्रेस बस्टर काइंड ऑफ था वो मेरा। और अगर मुझे ज्यादा ही स्ट्रेस होता था तो कभी कभी मैं अपनी फैमिली के साथ बात करके या फिर थोड़ा बाहर घूमने चली जाया करती थी, लाइक तो मेरा वहां से थोड़ा सा सही हो जाता था। ऑल इंडिया रैंकर की हॉबीज के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि एग्जाम में पढ़ते पढ़ते या उससे पहले एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी ज्यादा टाइम स्टडी में जाता है, तो कितना अपना एंटरटेनमेंट के लिए क्या चीजें आप फॉलो करते थे? सर मैं एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ज्यादा नहीं, मुझे एक्चुअली में बैडमिंटन खेलना पसंद है। तो मैं कभी कभी जैसे मुझे कभी कभी बीच में अगर मुझे कभी मन नहीं होता था पढ़ने का, तो मैं अपनी फ्रेंड्स के यहाँ चली जाती थी, तो मैं उन्हें कहती थी कि मेरे साथ बैडमिंटन खेल लो थोड़ा तो मैं मेनली बैडमिंटन खेलती थी, या फिर अपने जो मेरी भाभी के कुछ मतलब जो मेरे नीस है या फिर निफ्यूज उनके साथ खेलती, तो मेरा थोड़ा सा सही हो जाता था। और अब दिसंबर 2022 के एग्जाम्स आने वाले हैं, उन स्टूडेंट्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगी कि उसके लिए क्या करें क्या ना करें एग्जाम से पहले? सबसे पहले तो ना सर उन्हें एक ना रफ प्लान बनाना चाहिए कि मेरा कितने टाइम में मेरी स्टडी कंप्लीट हो जानी चाहिए, कितने टाइम में मुझे, कितना टाइम मुझे रिवीजन में देना है, या फिर मुझे कितनी रिवीजन करनी है एग्जाम टाइम से पहले। क्योंकि एग्जाम अगर जो भी स्टूडेंट्स ऑल ग्रुप्स साथ में दे रहे हैं ना, तो उनको उनके लिए टाइम मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक दिन पहले सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करके जाना पड़ता है। तो उस दिन का सोचते हुए आपको अभी से प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए कि मुझे इतनी रिवीजन कंप्लीट, एटलीस्ट इतनी रिवीजन कंप्लीट करनी ही करनी है। और जितना मैं रिवाइज करूंगी, जितना मैं पास ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व, और हाँ पास ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करना वो मस्ट है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कैसे डील करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। तो वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि मैंने अपने टाइम में मैंने स्कैनर बिल्कुल भी मैंने सॉल्व नहीं किए, ना मैंने कोई स्कैनर खरीदा। मैंने सिर्फ जो भी टीचर्स ने मुझे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए थे, और जो मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सिर्फ मैं इनके बेसिस पर मैं गई थी, मतलब एग्जाम में प्रिपेयर करके, और मेरे मतलब एग्जाम अच्छे हुए थे सारे। और आपकी जो अचीवमेंट है उसमें आपका हार्ड वर्क, आपका डिसिप्लिन, परसिवरेंस तो है ही, साथ में आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे इस अचीवमेंट के लिए? सर मेरी क्रेडिट का सक्सेस एक्चुअल में सबको जाता है, फिर चाहे वो मेरी फैमिली में से मेरे मम्मी पापा हो, मेरे फ्रेंड्स हो, जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग में पुश किया था कि तू सीएस कर ले, तेरे से हो जाएगा, हमें पता है। उन्होंने स्टार्टिंग में मुझे पुश किया था। उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा, मतलब थ्रू आउट माई सीएस जर्नी मुझे सपोर्ट किया है। देन मेरे जो फ्रेंड्स हो गए, फैमिली, और भगवान जी तो है ही, भगवान मतलब आई शुड बी लाइक, मुझे ना ये चीज सीएस करने के बाद ये चीज समझ आई है, मतलब ड्यूरिंग द सीएस यस। भी, कि वी शुड बी थैंकफुल टू गो फॉर ईच एंड एवरीथिंग। राइट। लाइक आज जब भी मैं सुबह उठती हूँ, मैं भगवान को थैंक यू बोलती हूँ सुबह उठते ही, और रात को सोने से पहले। वो चीज ना एक आपको, और साथ में आपको पॉजिटिव रहना ड्यूरिंग योर, जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको थ्रू आउट पॉजिटिव रहना चाहिए कि मैं कर लूंगी। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और ये जर्नी आपकी 2022 में जो कंप्लीट हुई, इसके दौरान जो आपने अचीवमेंट्स पाए, तो जब रैंक आपकी आती थी तो क्या एक्सप्रेशन रहा उस टाइम पर आपका, क्योंकि आपकी मेहनत का रिजल्ट आया था उस दिन? ये सर वो तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट फीलिंग है, जिसको मैं लाइक एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे ना एग्जीक्यूटिव में थोड़ा सा आइडिया था कि मैं लाइक मैं पास तो हो जाऊंगी। यस। लेकिन जब प्रोफेशनल में ना कुछ एग्जाम्स ऐसे आ गए थे जिसका कोई आइडिया नहीं था, इतने थोड़ा सा टफ था।
और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं मेरा पास होंगी मैं नहीं होंगी। तो उस टाइम पे मेरे को प्रोफेशनल में थोड़ा सा डाउट था, लेकिन जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो मैं ओ माय गॉड ये तो अलग ही मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था रैंक का। तो मुझे सिर्फ ये था कि भगवान जी बस पास कर देना। और अभी आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद आपकी मेंबरशिप आएगी, उसके यस बाद क्या प्लान्स हैं? क्या आप करियर चूज करना चाहेंगी, प्रैक्टिस में जाना चाहेंगी, जॉब में जाना चाहेंगी? सर, आई वांट टू गो इन अ जॉब, यस। क्योंकि मैं अभी ट्रेनिंग कर रही हूँ कंपनी में। एक्चुअली मैं यस। गुड़गांव में हूँ। तो गुड़गांव में तो मैं कंपनी में ही ज्वाइन करना चाहूंगी एज अ सीएस ओके। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माय ट्रेनिंग। और इस प्लेटफॉर्म से आप उन स्टूडेंट्स को मैसेज देना चाहें जो आपको वीडियो को देखकर मोटिवेट फील करें, बहुत अच्छा फील करें, क्योंकि एक हार्ड वर्किंग के बाद जब रिजल्ट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपना 100% दो। ये मत सोचो कि रिजल्ट क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा होता है ना, कभी कभी कोई एग्जाम आता है जिसमें हमें लगता है कि हमारा अच्छा नहीं गया, लेकिन जब हम रिजल्ट देखते हैं उसमें सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स आ रखे होते हैं। तो सिर्फ अपना 100% दो, और ये मत सोचो कि क्या होगा क्या रिजल्ट होगा। वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि भगवान देख रहा है कि आपने क्या किया है, मतलब कितनी मेहनत की है। अगर उसको दिखता है ना, तो वो हमें पास जरूर कर देगा। सो थैंक यू सो मच, आपका समय हमारे लिए बहुत बहुमूल्य रहा। आपने हमें बताया कि अपनी सक्सेस जर्नी के बारे में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।